हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्री मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी या प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स ये क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी का वो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है ये जब मेंडल्स लॉ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी कि जो मेंडल का कॉन्सेप्ट हेरिडिटी पर जो कॉन्सेप्ट मेंडल का जब नहीं आया था तब हेरिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट था, उस टाइम हेरिडिटी क्या थी, कैसे समझते थे हम लोग, क्या जानते थे जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि टोटली कॉन्सेप्ट क्या था, ये जानने के लिए ये जो स्टडी की गई थी उस टाइम, ये समझने के लिए उसी को हम लोग प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, उस टाइम डिफरेंट जो स्टडीज़ की गई थी उसमें हमारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे। इसमें था हमारा प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस एंड जर्म प्लांट थ्योरी। तो वन बाय वन हम लोग एक एक को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी को प्रपोज किया था स्वामेडन और बोनेट ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि साइंटिस्ट ने अज्यूम किया था एक मिनिएचर स्ट्रक्चर ह्यूमन का, जो कि पहले से ही स्पर्म और एग में प्रेजेंट रहता है, और यही मिनिएचर जो ह्यूमन है जिसको कि होमोन्यूक्लियस कहा जा रहा था, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए ये एक मिनिएचर स्ट्रक्चर है और ये स्पर्म और एग में पहले से ही प्रेजेंट होता है और यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। ठीक, बट इस थ्योरी को जो है जल्दी ही ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ मिला नहीं था, इस वजह से जल्दी ही ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। फिर आया हमारा थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। इसको प्रपोज किया था वुल्फ ने। इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गन या टिश्यू का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये डिफ्रेंशिएशन जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो डिफ्रेंशिएशन है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गन और टिश्यू का, वो कैसे होता है? जो सेल है ये डिफ्रेंशिएट करके टिश्यू बनाती है, फिर ये डिफ्रेंशिएट करके ऑर्गन बनाता है एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो ये डिफ्रेंशिएशन है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये होता कब है? ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तब सेल्स डिवाइड करके टिश्यू या ऑर्गन बनाती हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट की गई थी। फिर आया था हमारा थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस थ्योरी को लैमार्क ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या हैं? ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि जेनेटिकली नहीं आते हैं, ये अडॉप्टेड कैरेक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट से अडॉप्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल था इनका जिराफ पे। जिराफ की जो लंबी गर्दन थी वो जेनेटिकली कोई कैरेक्टर नहीं था, वो बाई बर्थ उसमें पहले से उस ऑर्गेनिज्म में पहले से ये कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करता था, ये इन्वायरमेंट से अडॉप्टेड कैरेक्टर था। बट ये जो कैरेक्टर था ये इनकी प्रोजेनी में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता चला गया। तो जो न्यू जनरेशन के जिराफ आ रहे थे वो ऑलरेडी लंबी गर्दन वाले ही आ रहे थे। बट ये जो थ्योरी थी ये सारे ऑर्गेनिज्म पे नहीं पॉसिबल हो पा रही थी, दैट मीन्स सब पे ऑब्जर्व नहीं हुई। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, किसी मैन की जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है, एक्सरसाइज से किसी ने स्ट्रॉन्ग मसल्स डेवलप की, तो तो उसके जो चिल्ड्रंस होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग मसल्स वाले हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला। या फिर जैसे मान लीजिए कोई बहुत कमज़ोर आदमी है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसके जो बच्चे होंगे वो भी वैसे ही कमज़ोर ही होंगे। ऐसा कुछ भी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, ये कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। इसको रिजेक्ट किया गया था वाइजमैन के ज़रिए। वाइजमैन ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। सबको पता है कि रैट का एक्सपेरिमेंट क्या था, कि वाइजमैन ने रैट लिया था, उसकी टेल को उन्होंने कट किया और 22 सालों तक एक एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने देखा था कि क्या जो ये टेल को कट कर दे रहे हैं तो ये जो नया एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कटी पूँछ वाला जो रैट है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ही आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ था। सारे जो 22 सालों तक सारे जो चूहे थे वो
अच्छी खासी पूछ लेकर के आ रहे थे। तो इसके बेसिस पर ये थ्योरी जो थी ये भी टोटली रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर आया हमारा थ्योरी ऑफ पेनजीन्स, इसको पेनजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या था, इसको प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हर एक बॉडी ऑर्गन है वो स्मॉल कॉपीज़ बनाता है, ठीक है, जिसको कि कहते हैं जिम्यूल्स, ठीक। और ये जो जिम्यूल्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए सेक्स ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर यही रेस्पेक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है गैमिट्स को, ये जिम्यूल्स जो है ये गैमिट्स को असेंबल करते हैं। तो यही जो है रिस्पेक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। तो मान लीजिए कि अगर कोई जिम्यूल्स डिफेक्टिव है तो वो जिस ऑर्गन का डेवलपमेंट करने वाला है वो ऑर्गन भी डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसका भी कोई साइंटिफिक बेस क्लियर नहीं दिखा। फिर आया हमारा जर्मप्लाज्म थ्योरी। ये जो थ्योरी है जर्मप्लाज्म थ्योरी, ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसको दिया था वाइजमैन ने। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी बॉडी टिश्यू है वो 2 टाइप्स की होती है, जर्मप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। इसमें जो जर्मप्लाज्म है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है और जो सोमेटोप्लाज्म है, सोमेटोप्लाज्म इसमें जितने भी बॉडी टिश्यू हैं वो आते हैं। तो सोमेटोप्लाज्म का रिप्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये बॉडी टिश्यू हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय गैमीट्स, और गैमीट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जर्म सेल्स। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा ट्रांसमिशन होगा कैरेक्टर का वो किसके ज़रिए होगा, जर्म सेल्स के ज़रिए। जैसे कि हमारे जो जर्म सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को, ये हमारे गैमीट्स हो गए F1 जनरेशन के, और ये जो है यही नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो हमारा जैसे कि मेल और फीमेल गैमीट्स है ये हमारे गैमीट्स हो गए और यही कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, यही पार्ट लेते हैं कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स है जर्मप्लाज्म, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे जर्म सेल्स में कोई चेंजिंग आती है या कोई वेरिएशन आता है हमारे जर्म सेल्स में, यानी कि हमारे गैमीट्स में, हमारे जर्मप्लाज्म में कोई चेंज या कोई वेरिएशन आता है, तो इससे ये वेरिएशन जो है हमको हमारी नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा, यानी कि ये लीड करता है, ये चेंजिंग यही लीड करती है नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएशन को। ये चीज़ समझ में आई कि मान लीजिए हमारा जो जर्म सेल्स है इसमें अगर कोई चेंजिंग आती है, हमारे जर्म सेल्स में कोई चेंजिंग आती है, तो ये जो चेंजिंग है ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन दिखाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो अगर जर्म सेल्स में चेंजिंग आ रही है तो ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन हमको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस थ्योरी को जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। फिर ये था हमारा प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। फिर आता है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या है हेरिडिटी का, यानी कि जब हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की जब डिस्कवरी हो गई, यानी कि मेंडल्स ने जो हेरिडिटी पे कॉन्सेप्ट अपना दिया, तो जब मेंडल्स सीधे वर्ड में अगर कहें तो जब मेंडल्स लॉ की डिस्कवरी हो गई थी, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में जो मेंडल ने फर्स्ट डिस्कवरी की थी, वो जो टाइम पीरियड था वो था पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। उस टाइम पीरियड में जो कॉन्सेप्ट आया वो था पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने डिस्कवरी की थी 1866 में। देन आफ्टर 3 और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 1900 में डिस्कवरी की थी, ओके। उसके बाद इस जेनेटिक्स पे बहुत सारे और को वर्कर्स आए और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए जेनेटिक्स पे, ठीक है, इनकी थ्योरी के बेसिस पे, यानी कि इनके कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पर इन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट दिए। इसमें इंक्लूड हैं, हमारा आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लिंकेज, लीथल जीन, जीन इंटरेक्शन, प्लियोट्रॉपिक जीन, पॉलीजीन्स और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट। ये सारे टॉपिक हमारे
ये सारे टॉपिक हमारे आते हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी में। तो इन सब को हम 1 बाय 1 सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।